नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रेखा आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अपने तीसरे अध्याय जनसंख्या संगठन के प्रश्न उत्तरों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी के लिए भूगोल आसान रहे, समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, अतः हर तरह से प्रयत्न करते हुए हम सभी समस्याओं का निवारण लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे ताकि हर बच्चे तक ये पहुँच सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर लेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? संयुक्त अरब अमीरात में लिंग अनुपात निम्न है, तो इसका कारण क्या है? कारण है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। क्योंकि पुरुष जनसंख्या यानी कार्य के चलते या रोजगार के लिए विभिन्न देशों से वहां प्रवास बड़ी संख्या में होता है, अतः ये इसका कारण है। फिर दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? इसके अंतर्गत कौन सा करती है? सभी को मालूम होगा शायद, 15 से 59 वर्ष कार्यशील जनसंख्या है हमारी, और ये कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक लिंग अनुपात लेटविया का है और सबसे कम संयुक्त अरब अमीरात का है। ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इतने ही थे हमारे। फिर आ जाते हैं 30 शब्दों के प्रश्न। इसमें प्रथम प्रश्न है हमारा, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? देखिए, जनसंख्या संगठन जनसंख्या के उस पक्ष को प्रदर्शित करता है जिसको मापा जा सकता है। जनसंख्या के मात्रात्मक पक्ष जैसे लिंग, आयु, श्रम शक्ति, आवास, कार्यशील व आश्रित जनसंख्या तथा साक्षरता आदि तथ्यों का वर्गीकरण और अध्ययन जनसंख्या संगठन कहलाता है। यानी सभी तरह के तथ्य, यानी जनसंख्या से संबंधित सभी तथ्य इसमें शामिल होते हैं। दूसरा प्रश्न है, आयु संरचना का क्या महत्व है? आयु संरचना, तो देखिए, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यह जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण सूचक है। इससे देश में रहने वाली आश्रित और कार्यशील जनसंख्या के अनुपात का पता चलता है। यानी हमारी जितनी समस्त जनसंख्या है उसके अंतर्गत कितनी आश्रित है और कितनी कार्यशील है, तो उसका पता लगता है इस आयु संरचना से। और उसके वो हमें किस लिए हमारे लिए फायदेमंद होते हैं? ये फायदेमंद होते हैं क्योंकि इसके पता चलने के बाद में विभिन्न प्रकार की विकास योजनाएं बनाने और उनको क्रियान्वित करने में हमें मदद मिलती है। आगे प्रश्न आता है हमारा, लिंग अनुपात कैसे मापा जा सकता है? बच्चों, ये प्रश्न, इसमें 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। यानी लिंग अनुपात को परिभाषित कीजिए भी हो सकता है, सूत्र के साथ पूछा जा सकता है, या सिर्फ सूत्र भी पूछा जा सकता है। ये अब अभी हम आगे जब आपसे बोर्ड के प्रश्न पत्र डिस्कस करेंगे तब आप समझेंगे। तो फिलहाल हम इस प्रश्न को देखते हैं, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। देखिए, जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को हम लिंग अनुपात कहते हैं। कुछ देशों में लिंग अनुपात प्रति 1000 स्त्रियों पे पुरुषों की संख्या है, मतलब उन संख्या के रूप में मापा जाता है। जबकि भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। नीचे आपको जो सूत्र दिया गया है वो भारत के संदर्भ में है। यानी लिंग अनुपात इक्वल टू स्त्री जनसंख्या बटा पुरुष जनसंख्या गुणा 1000। ये हमारा इसका उत्तर रहेगा। तो किसी भी रूप में पूछा जाए आप इसका उत्तर अच्छे से दीजिए। अब हम आ जाते हैं हमारे बड़े प्रश्नों में। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है हमारा, जनसंख्या के ग्रामीण व नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए।
तो देखिए, समस्त जनसंख्या जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में विभाजित है उसके बारे में पूछा जाता है। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में विभाजन उनके निवास के आधार पर होता है। यानी जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में जिसका निवास स्थान है वह ग्रामीण कहलाएगा, जिसका शहरी क्षेत्र में निवास है वह शहरी क्षेत्र के अंतर्गत या नगरीय क्षेत्र में कहलाएगा। ग्रामीण व नगरीय जीवन की आजीविका व सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्नता रहती है। भाई आजीविका जो है वो प्राथमिक कार्यों से संबंधित होती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में गैर प्राथमिक कार्यों के अंतर्गत सम्मिलित होती है। फिर है ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु लिंग संगठन, व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास का स्तर अलग अलग होते हैं। यानी ये सभी स्थितियां अलग अलग मिलेंगी, तो ये एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करती हैं, यानी प्रदर्शित करती हैं ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या को। ग्रामीण जनसंख्या जैसे हम देखें कि ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। प्राथमिक क्रियाएं यानी कृषि, पशुपालन, मत्स्य, वानिकी, ये सभी कार्य इसके अंतर्गत, खनन, ये सभी प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं। और नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है, यानी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जो सेक्टर हैं उनमें संलग्न होती है, जो औद्योगिक आधारित होती है, यानी उद्योग आधारित होती है। इसी में आगे, पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक हैं, क्योंकि अपने रोजगार के लिए यूरोपीय क्षेत्रों में या पश्चिमी देशों में स्त्रियां ज्यादा प्रवास करती हैं पुरुषों से। वहीं पर ही इसके विपरीत हम देखेंगे तो एशिया के देशों में नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात भी पुरुषों के अनुकूल है। यानी एशिया के जो देश है उनमें पुरुष प्रवास ज्यादा होता है रोजगार के लिए, जबकि स्त्रियां अपने निवास स्थान पे ही रहती हैं, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है, यानी कृषि आधारित जनसंख्या है हमारी। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत में कृषि क्षेत्रों के, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता हमें अधिक देखने को मिलेगी। नगरों में आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत, सुरक्षा की कमी महिलाओं के ग्रामीण या गांव से नगरीय प्रवास को रोकता है। यानी ये सभी कारण हैं कि महिलाएं शहरी क्षेत्रों या नगरीय क्षेत्रों की तरफ प्रवास कम करती हैं। ये आपके सामने दंड आरेख हमने प्रस्तुत किया है। इसको हमने पाठ के, जब हमने इस अध्याय को पढ़ा था तब हमने आपको समझाया था, अतः ये दंड आरेख आप इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आगे आते हैं हमारे अगले बड़े प्रश्न में। विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों तथा व्यावसायिक संरचना की विवेचना कीजिए। तो लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। जिस देश में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होगा, यानी जहां लिंग भेदभाव ज्यादा होगा, वहां स्त्रियां या फिर वहां लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल मिलेगा, यानी स्थितियां जो है वो महिलाओं के विपरीत मिलेंगी, जिसके कारण स्त्री भ्रूण हत्या या स्त्री शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा व स्त्रियों का सामाजिक व आर्थिक स्तर निम्न मिलेगा, जो कि एशियाई देशों में हमें काफी देखने को मिलता है। इसी में नीचे आप देखिए, एशिया महाद्वीप में लिंग अनुपात निम्न है, जिसमें देश हैं चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान व अफगानिस्तान जैसे देश हैं जिसमें लिंग अनुपात और भी अधिक निम्न है। जबकि दूसरी ओर यूरोपीय महाद्वीप के एक बड़े भाग में पुरुष जो है वो अल्प संख्या में है, तथा यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी का मुख्य कारण वहां महिलाओं की बेहतर स्थिति में होना है, तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास होना है। ये सब कुछ इसके कारक होते हैं, इसलिए ये आपका उत्तर है। अब हम देखते हैं, यानी पूर्व परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। पहला हम देखते हैं, ये है विश्व में उच्च
उच्चतम व निम्नतम लिंग अनुपात के देशों के नाम बताइए। तो अभी हमने डिस्कस किया था, अधिकतम है लेटविया का यानी 1187 और निम्नतम है संयुक्त अरब अमीरात का 468। भारत में प्रयुक्त लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र, देखिए ये पूछा गया है इसमें। तो भारत में लिंग अनुपात का सूत्र जब हमें बताना होगा तो हम बताएंगे 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या, यानी स्त्रियों की संख्या, इसमें आप दीजिए लिंग अनुपात इज इक्वल टू स्त्रियों की संख्या बटा पुरुष जनसंख्या गुणा 1000। ये लिंग अनुपात भारत के संदर्भ में है। फिर है स्थिर जनसंख्या से क्या आशय है। तो स्थिर जनसंख्या, देखिए ऐसी जनसंख्या जो स्थिर है और आकार में अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित यानी उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, यानी अशोधित जन्म दर यानी क्रूड बर्थ रेट और शोधित मृत्यु दर के बीच अंतर शून्य होता है, यानी दोनों ही स्थितियां एकदम निम्न स्थिति में होती है, अतः परिवर्तन ज्यादा देखने को नहीं मिलता, यानी ना बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ती हुई नहीं दिखती, तो वो स्थिर प्रदर्शित होती है। अब हम देखेंगे कि आपको हर वर्ष या फिर जिसे हम कहें कि निरंतर रूप से जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है उसके बारे में। तो देखिए लिंग अनुपात का जो प्रश्न है ये बार बार हर वर्ष लगातार या फिर कुछ समय के अंतराल पे ही ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए बच्चों, लिंग अनुपात किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या है, इसको भारत के संदर्भ में आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो इन चीजों का आप ध्यान में रखिए, इन प्रश्नों का। तो ये है, फिर लिंग अनुपात वही बार बार मतलब वही प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो इसको आप विशेष रूप से इन प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अब आ जाते हैं हम आयु संरचना को जनसंख्या संगठन के महत्वपूर्ण सूचक के रूप में किस प्रकार जाना जाता है, एक कारण स्पष्ट कीजिए। आयु संरचना को इसको महत्वपूर्ण सूचक के रूप में क्यों देखा जाता है, क्योंकि बच्चों आयु संरचना के अंतर्गत जो है उसमें हमारी जो समस्त जनसंख्या है उसमें हम आयु संरचना में विभिन्न भागों में उसको विभाजित कर देते हैं, यानी 0 से 14, 15 से 59 व 60 से ऊपर। अतः ऐसी स्थिति में हम देखेंगे, एक तो ये विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित करते हैं जिससे हमें जनसंख्या संगठन को समझने में आसानी होती है। फिर जनसंख्या संगठन के अंतर्गत ये हमें देखने को मिल जाता है कि कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है और कितना प्रतिशत आश्रित जनसंख्या का है, यानी 0 से 14 बाल अवस्था है, वह 60 से ऊपर भी बुजुर्ग आयु वर्ग के लोग हैं, वो भी आश्रित हैं। ये दोनों आयु वर्ग आश्रित हैं, अतः किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान यानी कार्यशील या कार्य के द्वारा अपना योगदान अर्थव्यवस्था में नहीं दे पाते। तो इसलिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाली जनसंख्या का कौन सा भाग होगा, 15 से 59 आयु वर्ग। अतः ये महत्वपूर्ण होता है और इसी के आधार पे देश की नीतियां निर्धारित होती हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं हम। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों से नगर क्षेत्रों में पुरुषों के प्रवास स्त्रियों से अधिक क्यों है। इसी प्रश्न को एक दूसरे रूप में भी पूछा गया है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों के प्रवास पुरुषों से अधिक क्यों है। देखिए स्त्रियां ग्रामीण से शहर की तरफ नहीं जा रही, यानी नगरीय क्षेत्र की तरफ नहीं जा रही। एक तो है ग्रामीण से ग्रामीण और दूसरा है कि पुरुष ही नगरीय क्षेत्रों की तरफ प्रवास क्यों कर रहे हैं। तो देखिए भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता अधिक होती है। फिर इसके अलावा और कारण है नगरों में आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत, सुरक्षा की कमी, ये सभी कारण हैं जो महिलाओं के गांव से नगरीय प्रवास को रोकते हैं। और इसी का हमें जो अथवा में दूसरा प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर देखिए कि ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास पुरुषों से अधिक क्यों होता है। तो इसका कारण है ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों का प्रवास शादियों के कारण होता है, कि महिलाओं की यानी लड़कियों की शादियां जो होती है तो उसके कारण ये प्रवास हमें महिलाओं का ज्यादा दिखता है। तो इस तरीके से ये आपके प्रश्नों के उत्तर हैं। फिर हम देखते हैं हमारा आयु लिंग पिरामिड द्वारा ह्रासमान जनसंख्या की प्रवृत्ति को कैसे प्रदर्शित या प्रक्षेपित
किया जाता है। तो हाशमान जनसंख्या की जब हम बात करेंगे तो इसका उदाहरण होगा जापान। तो देखिए ये हमने अध्याय में भी पढ़ा था बच्चों, इसमें 3 प्रकार के उदाहरण हमें मिले थे। विस्तारित होती हुई जनसंख्या, जिसका हमने जिस देश में नाइजीरिया देश के बारे में हमने उसे प्रदर्शित किया था। फिर दूसरा था हमारा स्थिर जनसंख्या, जिसके अंतर्गत हमने ऑस्ट्रेलिया को हमने समझाया था आपके आयु लिंग पिरामिड के द्वारा। और हाशमान जनसंख्या में हमने जापान को लिया है। तो इसके अंतर्गत देखिए इसका जब आधार होता है वो संकीर्ण होता है, ये इसकी विशेषताएं हैं। आधार जो है वो संकीर्ण मिलेगा, धीरे धीरे ये बीच में से फैलाव दिखाएगा अपना, वह इसका जो शीर्ष है वो सुंडाकार रहेगा। ये जो पिरामिड है ये हाशमान जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही निम्न होंगी, यानी अत्यधिक निम्न अवस्था में होंगी। तो जब निम्न अवस्था में होंगी तो उसके कारण क्या होगा कि जनसंख्या जो है यानी जनसंख्या वृद्धि वो एकदम शून्य हो जाएगी या ऋणात्मक दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों एक बात को और ध्यान में रखिए कि यहाँ तो हाशमान पूछा गया है, इसमें आपसे विस्तारित भी पूछा जा सकता है, वह इसके अंतर्गत आपके जो है स्थिर जनसंख्या को भी पूछा जा सकता है। तो अध्याय में हमने तीनों के बारे में आपको विस्तार से बताया है, आप इन तीनों को ध्यान में रखिए। इस प्रकार से हमारे तीसरे अध्याय के प्रश्न उत्तर हमारे अब समाप्त होते हैं। अपने चौथे अध्याय के साथ हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।